हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो प्रिज्म को रिलेटेड होके रहेगा। आज हम ये देखेंगे कि प्रिज्म को एसोसिएटेड होके अगर हमें कुछ भी क्वेश्चंस मिले तो हम कैसे उसको इजीली कर सकते हैं। सारा एप्लीकेशंस आज हम कवर करेंगे प्रिज्म को लेके। ऐसे देखा जाए तो प्रिज्म का 4 एप्लीकेशन है, बट हम उसको 6 एप्लीकेशन करके किए हैं। आपको पता चल जाएगा। ऐसे 2 एप्लीकेशन है जिसको मैं अलग कर दिया हूं, 2 एप्लीकेशन को 4 कर दिया हूं, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आप ये 6 एप्लीकेशन अच्छे से समझ लेते हैं देन आपका प्रिज्म का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब अगर आपका क्वेश्चन आएगा चाहे बोर्ड में, चाहे जेई में, चाहे नीट में, प्रिज्म का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी 6 एप्लीकेशन से ही आएगा। तो मैं आपको आज प्रिज्म का जनरल फॉर्मूलास बताऊंगा, फिर उसका एप्लीकेशंस बताऊंगा एंड कुछ इल्यूस्ट्रेशंस करके दिखाऊंगा। एंड आज हम प्रिज्म को लेके पढ़ेंगे, हर चीजें प्रिज्म को लेके पढ़ेंगे। थीन प्रिज्म के बारे में आज नहीं कवर करेंगे, और एक वीडियो उसके लिए बनाएंगे। थीन प्रिज्म, डिस्पर्सिव पावर, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, उसके लिए और एक वीडियो बनाएंगे। तो आज हम सिर्फ प्रिज्म को एसोसिएटेड होके एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रिज्म को लेके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रिज्म को एसोसिएटेड होके क्या क्या जनरल फॉर्मूला से एंड क्या एप्लीकेशंस है। पहला बात देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रिज्म है क्या। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये प्रिज्म क्या है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, हमें बोला गया कि हमें ये पता है कि प्रिज्म क्या है भाई। प्रिज्म ऐसा एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें 5 सरफेस होता है, ठीक है ना। ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 5 सरफेस होता है। कुछ ऐसे दिखता है हमें, हाँ कि ना। प्रिज्म कुछ ऐसे दिखता है। अगर हम इसको, मैं आपको 3D फिगर तो बना के दिखा नहीं पाऊंगा, तो आप थोड़ा इमेजिन करेंगे। मैं आपको जितना हो सके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपका प्रिज्म कुछ ऐसे होता है रे भाई, ठीक है। प्रिज्म कुछ ऐसे होता है। ऐसे 2 ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं, 2 ट्राइंगुलर सरफेस होगा, नीचे एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, एंड ऐसे 2 साइड में 2 रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे। अब हमेशा याद रखिए, अगर मैं आपको प्रिज्म दिखाऊंगा देन आपको ऐसे दिखा सकता हूं, 1 मिनट। तो वी कैन से ये मेरा प्रिज्म है। वी कैन से अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये मेरा प्रिज्म है। तो ये एक ट्राइंगुलर फेस है, इसका अपोजिट में एक ट्राइंगुलर फेस है, ये एक रेक्टेंगुलर फेस, ये एक रेक्टेंगुलर फेस। नीचे जो है मेरा बेस ऑफ द प्रिज्म है। ये जो सरफेस होता है, ये जो सरफेस है, these surfaces are known as refracting surfaces of the prism। मतलब लाइट यहां पे एंटर करेगा, ये नीचे रहेगा, ऐसे प्रिज्म को हम रखेंगे, लाइट यहां पे एंटर करेगा एंड यहां पे इमर्ज करेगा। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, इसको इमेजिन कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है ना। सो देखिए, बात ये है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं इसको ऐसे प्रिज्म को नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, प्रिज्म को कुछ ऐसे सिंपली आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रिज्म है। दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। सो लेट दिस ABC, ठीक है ना। ABC एक प्रिज्म है, ध्यान से समझिए। जो BC है बेस ऑफ द प्रिज्म है, एंड ये A जो है, यहां पे जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान से समझिए, ये मेरा क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। इसको हम सिंपली A ही ले लेते हैं। A क्या है मेरा यहां पे, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ध्यान दीजिए, लाइट मेरा क्या होगा, यहां पे इंसिडेंट करेगा, ठीक है। ये सरफेस में इंसिडेंट करेगा, फिर यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां पे लाइट रे इमर्ज करेगा। ध्यान से देखिए। सो मेरा यहां पे दिस PQ एक इंसिडेंट रे है, देन ये मेरा ST मेरा जो है इमर्जेंट रे है। ध्यान से समझिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। अब देखो, आपको बोला गया कि लाइट रे अगर इंसिडेंट करता है कहीं पे, देन आप क्या करोगे, उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ध्यान से समझिएगा, जो जो डाउट हो रहा है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। देखो, तो ये मेरा पॉइंट जो है, यहां पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा टू द सरफेस AB। पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बट किसको परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये मेरा 90 डिग्री होगा, समझ लो ना। ये मेरा 90 डिग्री, दिस इज नॉर्मल N1।
ऑन द सरफेस AB। वैसे मैंने क्या किया, और एक नॉर्मल यहां पे ड्रॉ किया, लो सो लेट दिस नॉर्मल बी N2 एंड ये मेरा 90 डिग्री होगा। सरफेस को हमेशा 90 परपेंडिकुलर होता है। हमेशा हम लोगों को बोला गया कि हम एंगल किसके साथ लेते हैं रे भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके साथ लेते हैं। देखो दिस PQ जो रे है मेरा, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है मेरा ना, इंसिडेंट रे। ध्यान से समझिए, ये मेरा क्या है, QS रिफ्रैक्टेड रे। ये जो मेरा है रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये मेरा QS क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड रे है। एंड दिस ST क्या है मेरा ना, इमर्जेंट रे है। ध्यान से समझिए, इमर्जेंट रे है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नॉर्मल कहीं ना कहीं जाके तो मतलब क्या इंटरसेक्ट करेंगे। लेट दिस पॉइंट बी, लेट मेरा E है, ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी E है। तो E क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे नॉर्मल N1 एंड N2 जाके मीट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, ध्यान से समझो, यहां पे रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। पहला बात तो ये दिमाग में लाइए कि यहां पे रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है ना। रिफ्रैक्शन इसीलिए हो रहा है भाई क्योंकि ये मीडियम चेंज हो जा रहा है। यहां पे एक मीडियम है, ये प्रिज्म का और एक मीडियम है, ग्लास मीडियम है, कि जो भी मीडियम होगा फिर यहां पे और एक दूसरा मीडियम हो जाता है। तो यहां पे लाइट रे जो इंसिडेंट रे PQ, लाइट रे बेंड होने का रीजन क्या है, बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है। समझ रहे, मीडियम चेंज होने से उसका वेलोसिटी चेंज होगा। आपको रिफ्रैक्शन में ये सारी चीजें बोला गया था, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये अगर प्रिज्म नहीं होता, ये लाइट रे PQ ये QS में बेंड होके जाता है कि ये लाइट रे क्या करता, PQ में ही चला जाता। बात समझ रहे हो, अगर ये प्रिज्म है बोल के ये लाइट रे PQ रास्ते से ना जाके, ये सीधा ऐसे ना जाके, ये ऐसे ना जाके, ये बेंड हो गया QS में। अब बताओ ये प्रिज्म को एंटर कौन सा वे में किया, PQ में, निकला कौन सा वे में, ST में। तो दिस इज द फाइनल पाथ ऑफ द लाइट, है कि ना। ये मेरा क्या है, फाइनल पाथ ऑफ द लाइट, है कि ना। अरे भाई पाथ ऑफ द लाइट, ये मेरा क्या है, इनिशियल पाथ है, इनिशियल पाथ ऑफ द लाइट है कि ना। जो इनिशियल पाथ अगर प्रिज्म नहीं होता तो उसी पाथ में हो जाता, बेंड नहीं होता लाइट। लाइट रे बेंड होके PQ से QS फिर QS से ST जाने का रीजन क्या है, बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता, अगर प्रिज्म यहां पे होता ही नहीं, तो लाइट रे कौन सा पाथ में जाता, उसी लाइन में चला जाता भाई, बेंड ही नहीं होता। तो अभी यहां पे लाइट रे अगर ये प्रिज्म नहीं होता, उसी पाथ में जाता, अपना ओरिजिनल पाथ में जाता, दैट इज PQ में जाता। बट अभी वो प्रिज्म है बोल के कौन सा पाथ में जा रहा है, ST में जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है कौन सा ना, इनिशियल पाथ एंड फाइनल पाथ, दैट इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, है कि ना, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यहां इसको हम लिख लेते हैं यहां पे, द एंगल बिटवीन किसके बीच, बिटवीन किसके बीच, द इंसिडेंट रे, है कि ना, इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, है कि ना, एंड द इमर्जेंट रे के बीच में एंगल को क्या बोलते हैं रे भाई, इज नोन एज, क्या बोलते हैं, इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। ये सभी का नोट मैं आपको दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या बोला गया, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। समझ रहे भाई, है ना। अब बताइए मेरे को, मैंने क्या किया, ये वाला लाइन को देखो, एंगल कैसे निकालेंगे, दो एंगल कैसे पता चलेगा रे भाई, जो दो लाइन के बीच आप एंगल निकालना चाहते हैं वो दोनों को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कीजिए, तभी ना एंगल पता चलेगा। तो
इसको मैंने क्या किया, ये जो एस टी है इसको मैंने क्या किया, ऐसे पीछे प्रोड्यूस किया। अब देखो ये मेरा इनिशियल पाथ है, ये मेरा फाइनल पाथ है, तो एंगल कौन सा है ना, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन को मैंने क्या किया ना, डेल्टा बोल के सिंबल लिया। क्या सिंबल लिया, डेल्टा बोल के सिंबल लिया। समझ रहे हो रे भाई, यहां पे दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं बताइए। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, समझ आया कि नहीं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, अगर प्रिज्म नहीं होता, लाइट जो पाथ में जा रहा था उसी पाथ में जाता। प्रिज्म है बोल के लाइट अपना ओरिजिनल पाथ चेंज करके एसटी पाथ में जा रहा है, इमर्जेंट रे बन के जा रहा है कि ना। अब बात यह है द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ एंड द फाइनल पाथ। समझ रहे हो ना, जितना शिफ्ट हुआ एंगल में, जितना शिफ्ट हुआ, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमारा काम है ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का। ठीक है, देखते मैं एक नया अच्छा सा डायग्राम बनाऊंगा, फिर से आपको अच्छे से सारा डेरिवेशन करवाऊंगा। देखो अभी हमें बेसिक पता चल गया डेविएशन एंगल क्या है। एंड आपको देखो, आपको क्या बोला गया, आप हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह किसके साथ लेंगे, नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के साथ एंगल होता है, हाँ कि ना। तो देखो, तो यहां पे मेरा नॉर्मल कौन है रे भाई, देखो ध्यान से समझना, यहां पे मेरा नॉर्मल कौन है, नॉर्मल कौन है बताइए, नॉर्मल कौन है ना, दिस N1। इंसिडेंट रे ये है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I। यहां पे रिफ्रैक्टेड रे कौन है, QS। नॉर्मल कौन है, दिस N1 एंड QE, N1 QE। तो ये QS रिफ्रैक्टेड रे एंड ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल। समझ रहे हो, है कि ना। वैसे यहां पे मेरा I1, यहां पे R1। यहां पे देखो, जब आप ये सरफेस को लोगे, ऐसी सरफेस का बात करोगे, यहां पे देखो, बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बात समझिए। ये PQ लाइट रे AB को इंसिडेंट हुआ, इसीलिए यहां पे PQ लाइट रे AB के लिए इंसिडेंट रे है। बट AC को कौन इंसिडेंट किया ना, QS इंसिडेंट किया। तो AB के लिए इंसिडेंट रे कौन होगा, QS होगा। समझ रहे हो भाई। तो यहां पे जब आप AC का बात करेंगे, देखो AC का नॉर्मल है ये, एंड यहां पे मेरा इंसिडेंट रे, तो यहां पे एक एंगल बनेगा, एंड दिस एंगल आपका देखो, दिस इज इमर्जेंट रे। बात समझिएगा, सॉरी यार, दिस इज इमर्जेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ रहे हो। तो यहां पे और एक एंगल आएगा, इसको हम R2 ले लेते हैं। तो R2 बेसिकली क्या है, R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड सरफेस AC। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस AC और एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज इमर्जेंट रे, सो वी आर सेइंग कि हाँ ये इमर्जेंट एंगल है बोल के। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड थॉट नहीं है कि आपको ऐसे लेना पड़ेगा। जस्ट रिमेंबर कि हम ये क्यों ले रहे, बिकॉज दिस इज इमर्जेंट रे, इसीलिए हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल दिए। आप बोलोगे सर ये R1 R2 ऐसे क्यों लिए, अरे भाई आप XY ले लो ना, क्या फर्क पड़ेगा। बट आप जो ले रहे हो स्पेसिफाई दैट कि आप क्या ले रहे हो वहां पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये लेना जरूरी है, आपको बस ये समझना है जब भी आप एंगल निकालेंगे किसके साथ निकालेंगे ना, लाइट रे एंड नॉर्मल के साथ। देखो मैंने यहां पे जब AB सरफेस के लिए इंसिडेंट रे निकाला, मैंने क्या किया ना, AB का नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के साथ एंगल लिया। वैसे जब मैं इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल निकाला, रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला AB सरफेस के लिए, मैंने क्या किया ना, AB सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे कौन है, QS। नॉर्मल कौन है, N1 QE। सो QS एंड N1 QE के बीच एंगल R1 लिया। सो ऑल दिस थिंग्स आपको याद रखने। हमेशा इंसिडेंट रे एक सरफेस में, इंसिडेंट रे किसके साथ होगा, इंसिडेंट रे एंड वहां पे जो नॉर्मल होगा। सो वैसे ही मैंने AC सरफेस के साथ भी किया। तो मैंने इसको एक नया डायग्राम बनाता हूं अच्छे से, फिर इसको मैं देखता हूं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें इससे मिलेगा, ठीक है ना। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वो भी समझ आ गया आपको। अब हम नया चीज देखेंगे। नया चीज क्या है, देखो ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया, प्रिज्म का डायग्राम बनाया, ठीक है। देखो, सो लेट दिस इज ABC। ABC इज ए प्रिज्म।
तो ए बी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ए सी और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ध्यान से समझिएगा, जो जो फॉर्मूला आएगा यही आपका 6 एप्लीकेशन में यूज होगा और कुछ नहीं भाई। इधर उधर का मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, आपको हर चीजें बेसिक से लेके एडवांस तक पहुंचाऊंगा। आप बस सुनते रहिए, जो डाउट होगा आप कमेंट में बताइए, मैं उसको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए अब बताइए, मेरा यहां पे इंसिडेंट रहता, हाँ कि ना, मैंने इसको पी क्यू लिया था, पी क्यू लिया था, हाँ कि ना, दिस इज क्यू पॉइंट लिया था, फिर यहां पे क्यू एस लिया था, फिर यहां पे इमर्जेंट रे आया था। यहां पे हमने क्या किया ना, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है ना, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। सो दिस टू नॉर्मल्स इंटरसेक्ट कर रहे थे एट द पॉइंट ई, ठीक है। सो लेट दिस इज नॉर्मल n1, दिस इज नॉर्मल n2, दिस इज पॉइंट q, दिस इज पॉइंट s, दिस इज t। तो फिर हमने क्या किया ना, इसको एक्सटेंड किया, एंगल ऑफ डेविएशन निकाले, है कि ना, एंड इसको ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड किए। दिस इज ओरिजिनल पाथ, दिस इज शिफ्टेड पाथ, इमर्जेंट रे, है कि ना। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल आता है हमारा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, है कि ना, एंगल कितना एंगल डेविएट हुआ अपना ओरिजिनल पाथ से, कितना एंगल डेविएशन हुआ ड्यू टू दिस प्रिज्म। एंड दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, है कि ना, ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म ए है कि ना, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। अब देखो यहां पे मेरा क्या था, दिस इज R1, सॉरी आई, दिस इज R1, दिस इज E, दिस इज R2। लेट ऐसे होगा, ध्यान से समझिए, लेट ऐसा होगा, ये जो मीडियम है, जो प्रिज्म को रखा गया जो मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ये भी μ1 ही होगा, है कि ना। प्रिज्म के चारों तरफ तो एक ही मीडियम होगा ना, अलग अलग थोड़ी होगा, इधर थोड़ा अलग इधर अलग, ठीक है। प्रिज्म के चारों तरफ एक ही मीडियम है। अब देखो, अगर आप ए बी सरफेस का बात करेंगे, ठीक है ना, फॉर सरफेस ए बी, ध्यान से समझिएगा, फॉर सरफेस ए बी, साइन स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, साइन आई बाई साइन R1, हम क्या बोले थे, आई से R1 जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 से μ1 आएंगे, तो हम क्या लेंगे, साइन आई बाई साइन R1 इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। पहला इक्वेशन हमें मिल गया। अगर मैं सरफेस AC का बात करूंगा, सरफेस AC का बात करूंगा, ठीक है, फॉर सरफेस AC, सरफेस AC, इंसिडेंट एंगल कौन है, R2, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंट E। मैं प्रिज्म मीडियम μ2 से μ1 जाऊंगा, यहां से यहां आऊंगा, तो μ1 से स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ना, साइन R2 बाई साइन E इक्वल्स टू μ1 बाई μ2। अगर आपको बोला होगा कि दिस फास्ट मीडियम जो है, जो रेयर मीडियम है वो एयर मीडियम है, तो आप क्या करेंगे, μ1 के जगह पे 1 ले लेंगे। अगर आपको एयर मीडियम बोला होगा, इफ ठीक है ना, इफ μ1 इक्वल्स टू 1 एयर मीडियम होगा एंड μ2 इक्वल्स टू μ, देन आप ये फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा ना, साइन आई बाई साइन R1 इक्वल्स टू μ हो जाएगा, एंड ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन R2 बाई साइन E इक्वल्स टू 1 बाई μ बन जाएगा, ठीक है। देखिए समझ रहे ना भाई, कुछ इधर उधर का नहीं। आप स्नेल्स लॉ क्या पढ़े रे भाई ना, आप जो मीडियम से जाएंगे, आपका आई से अगर R1 जाएंगे, देखो फर्स्ट से सेकंड, साइन आई बाई साइन R1, आप ऐसे जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे जाएंगे। ये एक सिंपल सा ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ऐसे होता है। अब जहां पे लाइट रे बेंड हुआ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू जहां से लाइट रे गया, तो उसको मैं और एक वीडियो में समझाऊंगा कभी, ठीक है। अभी तो प्रिज्म का बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपको ऐसे चीजें मिल जाएगा। कुछ समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना। अब देखिए आपको ये डेविएशन एंगल निकालना, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, उसको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये आपको याद रह गया। ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये 1 कब लेंगे, 1 कब लेंगे, जब ये मीडियम एड मीडियम हो जाएगा।
ठीक है, एयर और वैक्यूम मीडियम हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ये μ2 म्यू की क्या है मेरा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। देखो आपको ना सारा चीजें इसी क्वाड्रिलेटरल के बीच में सोचना है, ये क्वाड्रिलेटरल AQES, इसी के बीच में ही सारा चीजें लेना है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, आप अगर देखोगे यहां पे, देखो दिस N1QE एंड दिस P, लेट दिस पॉइंट भी हम ले लेते हैं D करके, दिस पॉइंट D ले लेते हैं, ठीक है ना। N1QD, दिस पॉइंट भी F ले लेते हैं। देखो N1QE दिस लाइन, PQDF दिस लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर देखेंगे, दिस I, ये मेरा पूरा I होगा ना भाई, ये मेरा पूरा I होगा, तो ये कितना होगा रे भाई, I माइनस R1, हाँ कि ना, बोलो। एंगल DQE पूरा I होगा, बिकॉज N1, ध्यान से देखो, एंगल N1QP इक्वल टू एंगल DQE वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला छोटा सा एंगल कितना होगा, DQS कितना होगा, दैट इंप्लाई एंगल DQS कितना होगा, I माइनस, देखो DQS, ये पूरा है कि ना, DQS ये मेरे को चाहिए, तो ये कितना होगा, DQE माइनस R1, है कि ना, DQE माइनस R1, तो ये तो मेरा I है कि ना, ये तो मेरा I है, तो I माइनस R1, समझ रहे हो रे भाई। तो ये DQS आ गया I माइनस R1। वैसे ये कितना एंगल आएगा, देखो दिस इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस टोटल, तो ये कितना आएगा, ये टोटल E है, तो ये निकालने के लिए आपको माइनस R2 कर देना पड़ेगा, तो दिस एंगल कितना आ जाएगा मेरा, E माइनस R2, हाँ किनारे भाई, समझ रहे हो, है कि ना। तो दिस DSQ कितना आ जाएगा, एंगल DSQ कितना आ जाएगा, E माइनस R2। क्लियर रे भाई, हाँ कि ना। तो देखो ये मैंने क्या किया रे भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल किया, सिंपल सा थ्योरम डाल के किया भाई, कुछ इधर उधर का नहीं किया। अब देखो एक ट्राइंगल आपको दिखेगा DQS ट्राइंगल, हमने ऐसे पढ़ा कि अगर हमारे पास ऐसा एक ट्राइंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है कि ना, मतलब दिस एंगल अगर x होगा, दिस इज y, y1 y2 होगा, तो x इक्वल टू y1 प्लस y2 करते हैं, है कि ना, ये एक थ्योरम था हमारा, तो वही हम यहां पे यूज करेंगे। देखो ये जो मेरा ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दीज टू आर इंटीरियर एंगल्स, है कि ना। मैं इसको थोड़ा सा देख लो, मैंने इसको कर देना है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना एंगल था, E माइनस R2, ठीक है ना। सो देखो यहां पे मेरा डेल्टा जो एक्सटीरियर एंगल है एंड अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है, दिस एंड दिस, है कि ना। सो इन ट्राइंगल DQS, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ये मैंने इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन सा है, DQS, FDS है कि ना, एक्सटीरियर है, इक्वल टू क्या होगा, DQS DSQ, FDS इक्वल्स टू DQS प्लस एंगल DSQ, तो ये तो मेरा डेल्टा है कि ना, मेरे को चाहिए था एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या है मेरा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, सॉल्व कर लो, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, ये माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E
माइनस R1 प्लस R2, माइनस कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। आ गया भाई एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल डेविएशन हुआ है, दिस मच, तो दिस इज इक्वेशन 5 ना। कुछ गलत है बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, कुछ गलत है क्या? मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए था, कितना एंगल डेविएट हुआ निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे बात खत्म नहीं हुआ, कभी कभी आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होगा, R1 R2 नहीं दिया होगा, तो देखो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AQES, AQES। आपको क्या बोला गया कि क्वाड्रिलेटरल में हमेशा अपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 होता है। अगर सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स कर लेंगे, लाइक ट्राइंगल में जैसे 3 एंगल मिला के 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स मिला के 180 होता है। सो दिस एंगल A इज अपोजिट टू दिस एंगल E, AQES, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, तो AQES में A इज अपोजिट टू E, तो A E के साथ मिलाने से 180 होगा, है कि ना। तो इन क्वाड्रिलेटरल AQES, इन क्वाड्रिलेटरल AQES क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल QES, QES था ना, QES, हाँ QES कितना होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। और एक क्या था देखो, यहां पर और एक ट्राइंगल है, देखिए QSC, एक ट्राइंगल है QSE, QSE, R1 प्लस R2 QES, सम ऑफ 3 एंगल्स मिला के भी 180, तो दिस R1 R2 एंड दिस एंगल मिला के भी 180, है कि ना। तो इन ट्राइंगल QSC, इन ट्राइंगल QSE, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QES इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है, 7 एंड 6, देखिए क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, तो ये कॉमन है ना, तो ये A जो होगा दिस एंगल वही होगा, है कि ना। तो A इक्वल टू R1 प्लस R2, हाँ कि ना रे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये याद रखिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 8, इक्वेशन 5, ये 3 याद रखिए, 1 2 1 2 5 8, 1 2 5 8, ये 4 इक्वेशन याद रखिए, आपका सारा एप्लीकेशन हो जाएगा। ये 4 इक्वेशंस आपको याद रहे, ये सब जनरल फॉर्मूला है, ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। दीज आर द जनरल फॉर्मूलास, 1 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 5, इक्वेशन 8। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम इसका एप्लीकेशंस करेंगे। दिस इज जनरल फॉर्मूला, ये सब मैंने एंगल ऑफ, तो आप अब देखिए ये जो एंगल ऑफ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया भाई। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये इक्वेशन 5 में जो वैल्यू आया है इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखो, पुट दिस इक्वेशन 8, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन 5, क्या हो जाएगा रे भाई, क्या हो जाएगा बताओ ना, डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, इक्वेशन 9 खत्म, ठीक है। ये सब जनरल फॉर्मूला से, तो आपको फाइनली क्या क्या फॉर्मूला याद रखने, देखो एक फॉर्मूला सरफेस AB के लिए था, साइन I बाई साइन R1 इक्वल्स टू म्यू, अगर एड मीडियम होगा तो, इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 क्या था, साइन R2 बाई साइन E इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, इक्वेशन 2 था, याद करिए, ठीक है। इक्वेशन 8 क्या आया, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, ठीक है। इक्वेशन 9 याद रखिए, इक्वेशन 9, डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा, I प्लस E माइनस A। क्या, कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है वो आपको याद रखना चाहिए। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, और सिंपली एंगल ऑफ प्रिज्म, याद रखिए।
म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अगर ये दोनों फॉर्मूला तभी लेंगे अगर हमें आउटर वाला साइड दिया होगा क्या? एयर मीडियम। नहीं दिया होगा हम स्नेल्स लॉ एज इट इज यूज करेंगे। चलिए, तो इतना आपका जनरल फॉर्मूला है। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा आपको प्रिज्म का 6 एप्लीकेशंस में बताऊंगा अभी, ठीक है? चलिए एप्लीकेशन 1 देखते हैं क्या है। ये जनरल फॉर्मूला बता दिया मैंने, बता दिया आपको। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखो ये जो डेविएशन एंगल है वो मिनिमम कब होगा? ध्यान से देखिए, अगर आपको कहीं पे भी मिनिमम डेविएशन का वर्ड मिलेगा क्वेश्चन में, आप इस एप्लीकेशन को यूज कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये डेविएशन एंगल मिनिमम कब होगा, ध्यान से समझिए। मैं डायग्राम बनाता हूं। ये डेविएशन एंगल हमारा मिनिमम कब होगा? देखो लेट ये मेरा एबीसी है, प्रिज्म है, बीसी इज द बेस ऑफ प्रिज्म। तो लेट मैंने यहां पे पी क्यू लिया, क्यू एस लिया, एस टी लिया, ठीक है? कुछ हमारा ऐसा ही था डायग्राम। दिस इज नॉर्मल N1, दिस इज नॉर्मल N2। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई R1, R2, E। ये डेविएशन एंगल जो है ये मिनिमम कब होगा? ध्यान से समझो, ये जो है मेरा डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? देखो ये मिनिमम तभी होगा जब आपका दिस रिफ्रैक्टेड रे QS पैरेलल होगा बेस ऑफ द प्रिज्म BC को। द एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल ऑफ डेविएशन will be minimum if and only if the refracted ray, क्या बोला मैंने? रिफ्रैक्टेड रे कौन है? BC, हाँ कि ना, सॉरी QS। रिफ्रैक्टेड रे कौन है? QS। द रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, the refracted ray QS will be parallel to the base of the prism, अगर ये होगा तो ही जाके वो डेल्टा मिनिमम होगा रे, समझ रहे हो? अगर ये QS पैरेलल होगा ये बेस ऑफ द प्रिज्म को, तभी जाके ये डेल्टा मिनिमम होगा। अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो ये कभी भी मिनिमम नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर। एंड जब ये पैरेलल होगा, दिस QS जब BC को पैरेलल होगा, बाहर वाले का एंगल इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, अंदर वाले का एंगल इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। वो कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है ना? बहुत टाइम लगेगा आपको, ऐसे पैरेलल 2 लाइन लेके ट्रांसवर्सल लेके ड्रॉ करके सारा चीज बताना पड़ेगा, उतना मैं बताऊंगा नहीं, चाहिए भी नहीं आपको, बस याद रखना है। तो देखो क्या बोला मैंने, ये डेल्टा मिनिमम तभी होगा जब आपका रिफ्रैक्टेड रे QS बेस ऑफ द प्रिज्म BC को पैरेलल होगा। एंड जब ये पैरेलल होगा, कौन? QS, अंदर वाला QS रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगा BC के साथ, बेस ऑफ द प्रिज्म के साथ, देन अंदर वाले का एंगल, अंदर जो एंगल है वो दोनों इक्वल होगा एक दूसरे के साथ, बाहर वाला एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। मतलब क्या है ना, दिस I विल बी इक्वल टू E एंड R1 विल बी इक्वल टू R2। समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना? सो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? When QS पैरेलल टू BC, I इक्वल टू E होगा, R1 इक्वल टू R2 होगा। लेट दिस इज I, लेट दिस इज R। चलिए निकालेंगे
आपको क्या क्या पूछेगा, डेविएशन एंगल पूछेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या करेंगे। हमें डेविएशन क्या पूछा था, डेविएशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा जब ये कंडीशन हुआ है कि ना। अब हम डेल्टा का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा का फॉर्मूला याद करिए, इक्वेशन 9। तो डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा बताइए ना, आई प्लस ई माइनस से, बट ये दोनों तो इक्वल है ना, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू 2i, मैंने लिया है आई भी, आई को आई लिया, ई को भी आई लिया, तो ये i प्लस आई 2i हो जाएगा माइनस से। तो यहां पे i क्या हो जाएगा बताइए, इधर ये a इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a, है कि ना। तो यहां पे i क्या हो जाएगा बताइए, i ना डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, हाँ कि ना रे। दिस मस्ट बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस में अगर आप स्ट्राइक करोगे देन आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होगा बोल के आपको पता चलेगा। अब आपको और एक इक्वेशन पता था, इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 क्या था आपका ना, R1 प्लस R2। इक्वेशन 8 क्या था ना, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, है कि ना। इक्वेशन 8 क्या था, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। ध्यान से देखो, तो ये R1 इक्वल टू R2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा ना, 2R इक्वल्स टू A। तो यहां पे R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, A, हाँ कि ना, A बाई 2, सॉरी ना, A बाई 2, हाँ कि ना भाई। अब आप ये दोनों ना, ये इक्वेशन 1 पे लेके डालिए। इक्वेशन 1 क्या था आपका ना, साइन आई बाई साइन आर, याद है ना। तो क्या था मेरा ना, साइन आई बाई साइन R1 इक्वल्स टू म्यू था। तो यहां पे डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू ये है, आर का वैल्यू वही है, तो साइन क्या हो जाएगा भाई, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 साइन a बाई 2 इक्वल्स टू म्यू, हाँ किनारे भाई, खत्म। दिस इज रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ रहे हो, हाँ कि ना। एंड आपका मिनिमम डेविएशन कितना आएगा, 2i माइनस a, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपका, ध्यान वो कंडीशन याद रखिए, मिनिमम डेविएशन एंगल मिनिमम कब होगा, व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। एंड जब वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे, बाहर का एंगल I के साथ E के साथ इक्वल होगा, अंदर का एंगल R1 अंदर का एंगल R2 के साथ इक्वल होगा, खत्म। इतना आप याद रखेंगे। तो दिस इज आपको पूछ लेगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, यही करना है आपको, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका थोड़ा जल्दी से, हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन करेंगे, हो रहा है कि नहीं देखेंगे, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिया है, 60 डिग्री प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है रे भाई मेरे को, 60 डिग्री, हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। तो यहां पे मेरे को एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है मेरे को, 60 डिग्री, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, दैट इज 3/2। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। डेविएशन एंगल मिनिमम होने के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, ठीक है। चलिए, हमें क्या फॉर्मूला पता है, साइन आई प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इक्वल्स टू, सॉरी ये ए था, हाँ कि ना, ये हमारा ए था, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे ए प्लस डेल्टा मिनिमम था, ठीक है ना। तो यहां पे मेरा साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, साइन आर था, आर इक्वल्स टू ए बाई 2 आया था आपका, याद होगा, इक्वल्स टू म्यू। बट आपको पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दिस इज पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, तो ये पूरा निकालने के लिए बोला है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ध्यान से देखिए, साइन आई बाई साइन ए बाई 2 लिख सकता हूं ना, इक्वल्स टू म्यू ना भाई। देखो सब कुछ दिया है, आई पूछा है, म्यू दिया है, ए दिया है, आएगा कि नहीं रे भाई,
हाँ कि समझ रहे हो क्या करना है? आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है फॉर मिनिमम डेविएशन, जब भी मिनिमम डेविएशन होगा आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट आपको ये पूरा पूछा है आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, कितना आएगा देख लीजिए कितना आएगा ना, दिस साइन आई बाई साइन ए कितना दिया है 60, तो a/2 कितना होगा 30 इक्वल्स टू 3/2, हाँ कि ना। सो दिस विल साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस साइन 30 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो मैंने इसको ऐसे लिखना है 3/2 इंटू 1/2, तो दिस विल बी 3/4, हाँ कि ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, साइन आई इक्वल्स टू सॉरी इसको तो ऑलरेडी लिखे हैं हम, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा ना, आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4 आंसर। बट आपको यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है कि यू कैन टेक साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 49 डिग्री, सो द आंसर विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 49 डिग्री। समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना। बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे आपका, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। अभी हमने देखा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अभी हम देखेंगे एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। डेविएशन एंगल मैक्सिमम कब होगा, ठीक है ना। देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम कब होगा, ध्यान से देखो। अब देखो आपके पास प्रिज्म है, ठीक है। सो लेट दिस इज ए बी सी एंड ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, है कि ना। अगर आपका इंसिडेंट रे, ध्यान से समझिए, आप ऐसे इंसिडेंट रे लेते थे, फिर ये ऐसे आके आपका ऐसे आता था। अब देखो अगर आप ये इंसिडेंट रे को ऐसे लेंगे, ध्यान से समझो, इधर अगर बेंड करवा के लाएंगे तो आप बेसिकली क्या करते थे कि इसको बढ़ाया ये एंगल निकाल देते। तो जब मैं ये इंसिडेंट रे लूंगा, इसको बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा ज्यादा आएगा, है कि ना। तो वो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। देखो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपका इंसिडेंट रे बात समझो, इंसिडेंट रे जो ये PQ था, ये इंसिडेंट रे क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे टिल्ट आके ये सरफेस AB को ग्रेज करके निकलेगा, ऐसे चला जाएगा। ग्रेज कर लेगा मतलब उसके ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब ध्यान से समझो, अगर ये इंसिडेंट रे PQ यहां पे आ गया, ठीक है ना, तो आपका डेविएशन एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। तब क्या होगा आपको लग रहा है, देखो यहां पे अगर मैं लेट दिस पॉइंट यहां पे आया, यहां पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, देन यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा 90, है कि ना। तब मेरा देखो जो इनिशियल पाथ होगा ये होगा ओरिजिनल पाथ। फिर यहां पे क्या होगा, लाइट रे से बेंड होगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ये क्या होगा, ऐसे जाके ज्वाइन करोगे तो दिस विल बी मेरा डेल्टा मैक्स होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब मेरा ये इंसिडेंट रे सरफेस AB को ग्रेज करके चला जाएगा, ग्रेज मतलब ऊपर चला जाएगा, और तब क्या होगा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री होगा। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी केस, प्रोबेबल केस, कब मेरा डेविएशन एंगल मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम तभी होगा जब मेरा इंसिडेंट रे PQ ये AB सरफेस के ऊपर चला जाएगा, तब जाके मेरा डेविएशन एंगल मैक्सिमम होने का चांसेस है। सो यहां पे हम लिख लेंगे, ठीक है ना, यहां पे हम लिख लेंगे, इसको और एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है ना। देखो तो दिस इज मेरा PQ, दिस इज S, दिस इज T, ध्यान से देखो।
तो ये मेरा I हो गया, ये मेरा R1 हो गया, यहां पे मैंने R2 लिया, यहां पे मैंने E लिया। ध्यान से देखो, तो द डेविएशन एंगल will be maximum कब होगा? if and only if कब होगा? when the incident ray PQ, if the incident ray PQ grazes on the surface AB of the prism। ना नहीं समझ रहे हो रे? हाँ कि ना रे? समझ रहे हो? of AB of the prism। एंड जब ये होगा तब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? दैट इज when I equals to 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो रे भाई? हाँ कि ना बोलो? क्लियर ना? देखो, मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब ये QS पैरेलल टू BS होगा। मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? जब ये PQ इंसिडेंट रे ये सरफेस AB के ऊपर चला जाएगा। दो चीजें याद रह गया आपका, मिनिमम डेविएशन कब होगा, मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। ठीक है ना? अब देखिए, अब आपको क्या करना है? एंगल ऑफ इमर्जेंट पूछ सकता है, ई पूछ सकता है, डेल्टा पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा, कर लो। क्या करना है? देखो, डेल्टा मैक्सिमम कितना आएगा? देखो, डेल्टा मैक्सिमम कितना आएगा? I प्लस ई माइनस से I के जगह पे क्या कर लेंगे? 90। तो डेल्टा मैक्सिमम क्या हो जाएगा ना? 90 प्लस ई माइनस ए। समझ रहे हो? अब ये E कैसे निकालोगे? वो बहुत बड़ा बात है। E कैसे निकालोगे? देखो, E कैसे निकालोगे? ध्यान से समझो। अब बताइए, मैं अगर AB सरफेस का बात करूंगा, ध्यान से समझिए, AB सरफेस का बात करूंगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ठीक है। देखो, अब देखो, मैं अगर AB सरफेस का बात करूं, सरफेस AB, तो क्या हो जाएगा? साइन I बाई साइन R1 इक्वल्स टू म्यू। बट साइन I कितना है रे? 90 ना, I 90 डिग्री। तो साइन 90 बाई साइन R1 इक्वल्स टू म्यू। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन R1 इक्वल्स टू म्यू, और साइन R1 इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद कीजिए, क्या था? जब आपका साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई म्यू होगा, तब वो थीटा क्या होता था? क्रिटिकल एंगल। कुछ याद है? जब आपका साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई म्यू होता था, ये म्यू क्या है? क्रिटिकल एंगल होता है कि ना? तो यहां पे देखो, साइन R1 इक्वल्स 1 बाई म्यू, तो यहां पे R1 क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। C क्या है मेरा? क्रिटिकल। ये C नहीं है, ये C अलग है, ये बस पॉइंट है। ये C क्या है? क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म। वो दिया होगा आपको, ठीक है? क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म बोल के दिया होगा। और आप R1 ही सोचिए, अगर आपको कंफ्यूज लगेगा आप R1 ही सोचिए अभी, ठीक है ना? यहां से R1 आ जाएगा 1 बाई म्यू करके। वंस आपका R1 आ गया, R2 आ जाएगा। मैं ये क्यों कर रहा हूं पता है? मुझे एंगल ऑफ इमर्जेंट पूछेगा, E पूछेगा, E का वैल्यू मैं कैसे लाऊंगा? मैक्सिमम डेविएशन दिया होगा, E का वैल्यू पूछेगा, उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूं। देखो, मैं पहले R1 निकाला बाय यूजिंग साइन I बाई साइन R1 इक्वल टू म्यू। अब मुझे पता है, यहां से R1 आ जाएगा ना। अब मुझे पता क्या है रे भाई, कि R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है? देखो, R1 प्लस R2 इक्वल टू A है, हाँ कि ना? तो यहां पे R2 क्या होगा? A माइनस R1। R1 क्रिटिकल एंगल होगा। अगर आप बोलोगे सर क्रिटिकल एंगल मत लीजिए, ये C कंफ्यूज होगा, आप R1 ही रखो। तो अब बताइए, यहां से R2 आ जाएगा, तो अब सरफेस AC के लिए आप क्या यूज करेंगे? साइन R2 बाई साइन E इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, इक्वेशन 2, हाँ कि ना? तो साइन R2 बाई साइन E इक्वल्स टू 1 बाई
म्यू। R2 मतलब ये है, हाँ कि ना, या ये यूज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा ना, साइन ए माइनस R1 बाई साइन ई इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। यहां से आपका ई का वैल्यू आ जाएगा। ई कितना आएगा देखिए ना, साइन ई इक्वल्स टू, देखो साइन ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा, म्यू इधर आएगा ना, म्यू इंटू साइन ए माइनस R1 आ गया। देखो तो ई कितना आएगा, साइन इनवर्स आएगा, समझ रहे हो, ई कितना आएगा, साइन इनवर्स आएगा उधर जाके। अब ये ई आने के बाद आप यहां पे यूज कर सकते हो, डेल्टा मैक्सिमम आ जाएगा, समझ रहे हो भाई। वंस ये ई आ जाएगा आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देखो देख लो अच्छे से, इसका भी कोशिश बनाएंगे, इसको लिख लो आप, लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया भाई। कैसे, देखो डेल्टा मैक्सिमम यहां से इमर्जेंट एंगल ला सकते हो, वहां से आप डेल्टा मैक्स ला सकते हो। सिंपल सिंपल चीजें है, ठीक है ना। इसका कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं समझ आता है कि नहीं हमें, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन दिया है, ए 60 डिग्री प्रिज्म हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। तो यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया कितना है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है, 60 डिग्री दिया है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 दिया है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अभी जो बोला वही करना है। इमर्जेंस ऑफ लाइट एट मैक्सिमम डेविएशन। भाई अभी मैंने आपको जो बोला यहां पे वही करने हैं, समझ रहे हो कि नहीं। म्यू इंटू साइन ए माइनस R1, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करने हैं एंड आंसर आएगा आपका। आपको पूछा है एंगल ऑफ इमर्जेंट, ए दिया है, ए दिया है, हाँ कि ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। R1 आएगा, R1 कहां से आएगा, देखो R1 कहां से आएगा, 1 बाई म्यू, यहां से R1 आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। अरे भाई अभी मैं आपको मैक्सिमम डेविएशन का फॉर्मूला सब कुछ निकाल के बताया, अभी वही सब यूज करके आपको करने हैं, ठीक है। तो अब क्या है, देखो फॉर्मूला ना, देखो मेरा फॉर्मूला क्या था ना, साइन R1 इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। फिर साइन ई का फॉर्मूला क्या था ना, म्यू इंटू साइन ए माइनस R1, यही तो था फॉर्मूला। अब मुझे म्यू दिया है, ए दिया है, R1 आ सकता है, तो ई आएगा कि नहीं, आ जाएगा, कर लेते हैं। तो यहां से R1 कितना आएगा बताइए, यहां से R1 कितना आएगा, देखो यहां से R1 कितना आएगा ना, साइन R1 इक्वल्स टू 1 बाई, ये 1.5 मतलब 3/2 है कि ना, देखो 3/2, तो इसको 1/3/2 करने से ये 2/3 हो जाएगा। तो ये R1 साइन R1 इक्वल्स टू कितना आया, 2/3। तो R1 कितना आया, साइन इनवर्स 2/3। देखो साइन इनवर्स 2/3 क्या दिया है, 42 डिग्री। तो यहां पे R1 कितना आ गया, 42 डिग्री। क्या बोलिए, क्या गलत है बोलिए, क्या गलत है बोलिए, आ गया R1, ठीक है। आपको बस ये चीजें समझना है, यहां पे क्या हुआ, क्या घोटाला चल रहा है यहां पे। मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब मेरा इंसिडेंट रे सरफेस ऑफ द प्रिज्म को ग्रेज करके निकलेगा, उसके ऊपर जाएगा, दैट प्रोबेबल केस में आपका मैक्सिमम डेविएशन आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट्स। ये सब एप्लीकेशंस आपको समझ आना चाहिए। आप इमेजिन कर पाओगे तभी ना करोगे, ऐसे ही थोड़ी होगा, समझ रहे हो। यू हैव टू इमेजिन कि देखो जब मेरा लाइट रे यहां पे जा रहा था, ये लाइट रे ऐसे निकल रहा था, है ना। अब ये जैसे जैसे इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब ये लाइट रे इंसिडेंट रे ऐसे आके यहां पे ग्रेज कर लेगा। तब जो कंडीशन आ रहा है, ये सभी फॉर्मूला, उस कंडीशन से हम सारे फॉर्मूला निकाले, हाँ कि ना, ये सारे फॉर्मूला निकाले तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए, समझ रहे ना। तो देखिए अब यहां पे देखिए, म्यू पता है, तो हाँ आपको क्या चाहिए रे, ई चाहिए, तो साइन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू मतलब 3/2, आगे ना। साइन ए कितना है, 60 डिग्री, साइन 60 माइनस 42,
60 माइनस 42 कितना, 60 माइनस 42 18 है कि ना। साइन 18 का वैल्यू दे रखा है वो आपको, साइन 18 का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 0.31। हो गया खत्म। देखो तो साइन E इक्वल्स टू 3/2 साइन 18 डिग्री। तो दिस साइन 18 का वैल्यू दिया है, तो साइन E इक्वल्स टू 3/2 इंटू 0.31। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.15 हो जाएगा। 0.15 इंटू 3 0.45, ठीक है, राउंड ले लेंगे तो E इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.45। दिस इज द आंसर। खत्म। बोलिए क्या प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको सारे एप्लीकेशन समझ जाएंगे, आपको इसी तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इधर उधर का नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या दिया है, देखो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है भाई, ये सभी से क्वेश्चन आएगा। When the emergent ray emerges perpendicularly from the surface AC of the prism, समझ रहे हो, जो इमर्जेंट है हमारा PQ इंसिडेंट रे, QS रिफ्रैक्टेड रे, ST इमर्जेंट रे। दैट इमर्जेंट रे देखो क्या बोला है, लेट मैंने यहां पे प्रिज्म ऐसे लिया, ठीक है, मैंने ऐसे लिया, हमें समझ आएगा इजीली बोल के। सो लेट दिस इज A B C, आप कैसे भी ले सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए एप्लीकेशन क्या बोल रहा है। दिस इज इमर्जेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे PQ, दिस इज नॉर्मल N1, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इमर्जेंट रे QST। क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एप्लीकेशन में बोला है when the emergent ray emerges perpendicularly from the surface AC, ये AC को परपेंडिकुलर होकर निकलेगा, मतलब दिस इज 90 डिग्री, समझ रहे हो, ऑफ द प्रिज्म। तब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, डायरेक्ट दिया होगा, ठीक है ना। ये CBSE में भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, जेई में भी आता रहता है, ठीक है, नीट में आता रहता है। देखो तो ये मेरा क्या था रे भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 था। ये पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, हाँ कि ना। देखो ये सरफेस को परपेंडिकुलर कौन है भाई, ये खुद ही देखो, ये सरफेस को परपेंडिकुलर है ना। जो मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, जो मेरा इमर्जेंट रे है, वही मेरा नॉर्मल है, किसको, सरफेस AC को, हाँ कि ना। जो मेरा परपेंडिकुलर है किसको, AC को, वही मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, वही मेरा इमर्जेंट रे है, हाँ कि ना। ध्यान से समझो, ध्यान से समझिएगा। एक लाइट रे उसी, देखो ये एक लाइन है, इसी के ऊपर और एक लाइन आप ले लोगे, एंगल कितना होगा दोनों लाइन के बीच, 0, हाँ किनारे। ये एक लाइन है, इसी के ऊपर आप और एक लाइन लेंगे, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री ना। नहीं समझ रहे हो, देखो मेरा पहला बोलने का मतलब समझिए। ये AB को परपेंडिकुलर N1 है, AC को भी तो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा N2, बट N2 कैसे, अरे भाई AC को परपेंडिकुलर तो वही खुद रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे, तो यही मेरा N2 है, यही मेरा ST इमर्जेंट रे है, QS जो है मेरा रिफ्रैक्टेड रे है। सो दिस QST एंड नॉर्मल टू द सरफेस AC आर इन सेम लाइन। देखो द रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान से समझो, हाँ, देखो when the emergent ray emerges perpendicularly to the surface AC, then the refracted ray, कौन कौन देखो एक लाइन में रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे
फिर कौन, द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल N2 to the surface AC all lie in a common line. हाँ कि ना, QS ST एंड N2 सब एक लाइन में रहेंगे। जब हम एंगल लेते थे, ध्यान से देखो, जब हम एंगल लेते थे, ये मेरा IR1 इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल, रिफ्रैक्टेड रे QS नॉर्मल N1 के साथ एंगल। यहां पे जब एंगल लेंगे QS नॉर्मल N2 के साथ एंगल लेंगे। देखो जब यहां पे एंगल लेंगे, किसके साथ एंगल लेंगे, QS एंड नॉर्मल N2 के साथ, बट QS N2 तो एक ही लाइन में है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। हाँ कि ना, एज QS and N2 are in same line that imply R2 equal to 0। हाँ कि ना, वैसा ही एज ST and N2 are in same line, एज ST and N2 are in same line that imply E equal to 0। हाँ कि ना रे, एंगल ऑफ इमर्जन 0 होगा, समझ रहे हो, हाँ कि ना। तो यहां पे मेरे को ये दोनों बात समझना है। जब भी मेरे को क्वेश्चन में दिया होगा कि इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर होकर निकल गया प्रिज्म का सरफेस से, मेरा दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे यार यहां पे तो ऐसा हो गया कि जो इमर्जेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे QS है, ये सब एक लाइन में आ जाएंगे। अगर एक लाइन में आ जाएगा तो ये सबके बीच एंगल कितना होगा ना, मेरा R2 0 हो जाएगा, E 0 हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 8, इक्वेशन 9 के साथ खेलूंगा। अब देखो क्या होगा, यहां पे AB सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सॉरी यार, देखो मैं क्या बोल रहा था, आपको जब भी बोलेगा कि यहां पे अगर मेरा इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर होके कोई भी सरफेस का प्रिज्म का कोई भी सरफेस को निकलता है, देन आपको तुरंत ये दिमाग में लाना है कि अरे यार मेरा R2 0 होगा एंड E 0 होगा। फिर मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 8, 9 यूज करूंगा। अब यहां पे देखो AB सरफेस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, देखो ध्यान से देखो, AB सरफेस के लिए sin I बाई sin R1 इक्वल टू म्यू यूज करूंगा, हाँ कि ना, जो मेरा फॉर्मूला था वही यूज करूंगा। तो यहां पे sin I बाई sin R1 इक्वल टू म्यू यूज करूंगा, हाँ कि ना रे भाई, ये यूज करूंगा। फिर दूसरा बात, यहां पे R2 0 E 0, समझ रहे हो ना भाई। देखो अब यहां पे R2 0 E 0, अब देखो मुझे पता है R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है, A है, तो यहां पे R2 0 ना, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यार ये जो वैल्यू आप यहां पे डाल दोगे तो आपको R1 का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया ना, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा आपको दिया होगा वही आपको डाल देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, sin I बाई sin A इक्वल्स टू म्यू, खत्म, आंसर। डेविएशन एंगल निकालेंगे, डेविएशन एंगल, तो यहां पे डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा ना, I प्लस C माइनस A, कौन 0 है, E 0 है, तो डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, I माइनस A। समझ रहे हो, ये दो फॉर्मूला आपको याद रहे, सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेंगे नहीं क्या, बनेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है, जल्दी से, चलिए ओके, इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, समझ गए ना भाई। सेम चीज को हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, सेम चीज को नेक्स्ट एप्लीकेशन में करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया देखिए, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री
ऑन वन फेस ऑफ ए प्रिज्म। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया है, आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन देखिए फिर करेंगे। A ray of light is incident at an angle of 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है? 60 डिग्री। यहां पे मुझे I दे दिया है 60 डिग्री। Which has an angle of 30 डिग्री। प्रिज्म एंगल कितना दिया है भाई? बात समझ रहे हो ना? प्रिज्म एंगल कितना दिया है मेरे को? एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है बताइए? एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है? 30 डिग्री है कि ना? एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है मेरे को 30 डिग्री। The ray emerging out of the prism makes an angle of 30 degree with the incident। देखो ये वाला बात समझना है आपको। ये वाला बात, ये जो लाइन दिया है ना, इसको आप अच्छे से समझिए। ये वाला लाइन आपको अच्छे से समझना है, ठीक है? देखो, the ray emerging out of the prism, that is emergent ray, the ray emerging out of the prism, that is emergent ray, makes, emergent ray कितना एंगल कर रहा है? Makes an angle of 30 degree with the incident ray। So what is the angle between incident ray and the emergent ray? उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ध्यान से समझिए। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं, हमें ये दे रखा है, वी हैव गिवन द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ डेविएशन दिया, ये क्या है मेरा? एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया है? 30 डिग्री। सो दैट प्रूव दैट द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू व्हिच इट इमर्जेस। मतलब आपको बोल रहा है कि आप एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल टू 0 बोल के प्रूफ कीजिए। अगर ये E 0 होगा तो आपका R2 भी 0 होगा, हाँ कि नहीं? जब ये परपेंडिकुलर होगा तब E 0 R2 0 होता है ना। तो अगर आप ये देखो, परपेंडिकुलर होने से E 0, अगर आप E 0 प्रूफ कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि दिस इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द प्रिज्म, है कि ना? तो अगर आप E को 0 प्रूफ कर देंगे देन आपका सॉल्व हो गया। अगर आप E का वैल्यू 0 ले आएंगे देन आप प्रूफ कर लिए कि आपका इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द प्रिज्म। चलिए, क्या दिया? डेल्टा दिया है। डेल्टा क्या होता है? I प्लस E माइनस A। आपको ये लाना है, वी कैन नॉट पुट 0 पहले से। देखो, I दिया है, A दिया है, E लाना है, डेल्टा दिया है। चलिए, डेल्टा कितना है? 30। ये कितना है? I 60 माइनस 30। प्रिज्म एंगल 30 दिया है, तो E कितना आ गया? तो 60 प्लस E, सॉरी 60, ये देखो, ये 30 उधर जाएगा, सॉरी ये 30 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, है कि ना? और आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, देखो ये 30 को इधर ले आओ तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 प्लस E इक्वल्स टू 60, तो 60 कटेगा तो E इक्वल टू 0। देखो आ गया। द एंगल ऑफ इमर्जेंट इज 0। इसका मतलब द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, हाँ कि ना? ये पहला क्वेश्चन खत्म, यहां तक खत्म, यहां तक हमारा हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है? फिर दूसरा क्या पूछा? कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। समझ रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या? देखो फॉर्मूला क्या था, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए क्या था फॉर्मूला? क्या था? साइन म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन ए। खत्म, है कि ना? चलो देखो, जब मेरा यहां पे E 0 हुआ तो भी 0 होगा, है कि ना? मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना प्रिज्म का। मेरा E 0 आ गया, देखो E 0 आ गया। अब बोलोगे सर E 0 तो आप R2 0 कैसे ले लेंगे? मैं निकाल देता हूं, आप क्यों ऐसे घबरा रहे हैं? साइन R2 बाई साइन E इक्वल्स टू 1 बाई म्यू था ना, हाँ कि ना? अब ये 0 है, साइन E 0, साइन 0 0 ना, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो यहां पे साइन R2 क्या हो जाएगा? 0। तो R2 क्या हो जाएगा? 0, है कि ना? R2 0 आ गया। अब आपको पता है, देखो E इक्वल टू 0, R2 इक्वल टू 0, तो आपको पता है R1 प्लस R2 इक्वल टू A, इक्वेशन 8, है कि ना? तो R1 इक्वल टू क्या होगा? A।
फिर आप इसको यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, साइन आई बाई साइन ए इक्वल्स टू R1 मतलब है ना, साइन आई बाई साइन R1 इक्वल्स टू म्यू। साइन आई का वैल्यू क्या था 60, साइन आई का वैल्यू 30। चलो वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा साइन 60 बाई साइन 30 इक्वल्स टू म्यू। हाँ किनारे भाई, क्लियर ना। अब देखो साइन 60 मतलब √3/2 है कि ना। चलिए √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल्स टू म्यू। 2 कटेगा तो म्यू इक्वल्स टू क्या बचेगा √3। आंसर। क्या प्रॉब्लम है, देखो जब भी आपका E 0 होगा, इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, खत्म। जब आपका E 0 होगा R2 भी 0 होगा। जब आपका R2 0 होगा R1 प्लस R2 A है। R2 0 होने से R1 क्या बचेगा, R1 इक्वल्स टू A रहेगा, खत्म। ये सभी दिमाग में आना चाहिए, सारे एप्लीकेशंस आपके दिमाग में होने चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन है, इसी ये जैसा एप्लीकेशन था, नेक्स्ट एप्लीकेशन भी हमारा वैसा ही है। क्या बोला है देखिए, when the refracted ray retraces back in the same path after refraction and reflection on the silver surface AC। हमने यहां पे क्या किया, जो सरफेस AC है, जो सरफेस AC है, हमने उसको मिरर बना दिया, सिल्वर कर दिया, मतलब मिरर बना दिया, समझ रहे हो, मिरर बना दिया, ठीक है ना। देखो, सो लेट दिस इज A B C। हमने क्या किया, इसको मिरर बना दिया। अब मिरर बना देने से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, इमर्ज कर नहीं पाएगा। जैसा एप्लीकेशन 3 था वैसा ही एप्लीकेशन 4 है, सेम है, ठीक है ना। आपको बोला गया रिट्रेस करोगे, मिरर का थोड़ा याद करेंगे। रिट्रेस कब करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कब करेंगे। लाइट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, क्या बोला गया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। रिट्रेस इन द सेम पाथ का मतलब क्या है, अगर आप परपेंडिकुलर जाके वहां पे स्ट्राइक करेंगे, अगर आप परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्राइक करेगा लाइट, तो उसी पाथ में फिर से वो बैक करेगा। बट अगर आप परपेंडिकुलर स्ट्राइक नहीं करते हो तो लाइट रे जो पाथ में आया था उसी पाथ में नहीं जा पाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है, यू हैव एप्लीकेशन में दे रखा है, द रिफ्रैक्टेड रे रिट्रेसेस बैक इन द सेम पाथ। सेम पाथ में, बात समझिए, सेम पाथ में रिट्रेस करने के लिए यू हैव टू, आपको क्या करना पड़ेगा, ये मिरर वाले फेस में परपेंडिकुलर जाके स्ट्राइक करना पड़ेगा। देखो, टू रिट्रेस बैक in the same path, the refracted ray QS, कौन सा QS, मैंने यहां पे ले लेना है PQ, ठीक है, PQ this is normal N1। the refracted ray QS must strike the silvered face, the mirror face, the mirror face AC, the mirror face AC, mirror face AC परपेंडिकुलरली, हाँ किनारे। अगर ये होगा, परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर होने से उसी पाथ में वो रिफ्लेक्ट करके आएगा, उसी पाथ में, जैसे जिस पाथ में गया था उस। अगर ये थोड़ा भी ऐसे इधर उधर का जाके गिरा, रिफ्लेक्ट करेगा बट सेम पाथ में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा रे भाई, सेम पाथ में। देखो ये अगर ऐसे परपेंडिकुलर यहां पे स्ट्राइक नहीं करेगा ना, सेम पाथ में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा सेम पाथ में। हमें चाहिए सेम पाथ में, ठीक है ना। देखो, तो जब ये परपेंडिकुलर होगा, यहां पे R2 क्या होगा 0, एंड इमर्जेंट तो हो नहीं रहा, E भी 0 है कि ना। तो जब ये परपेंडिकुलर होकर स्ट्राइक करेगा
बात समझिए, जब ये मेरा परपेंडिकुलर होकर स्ट्राइक करेगा, जब ये मेरा परपेंडिकुलर होकर स्ट्राइक करेगा, R2 0 हो जाएगा, E 0 हो जाएगा। एंड जब ये होता है तो मैं यहां पे क्या लिखूं, दैट इंप्लाई R2 इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0, है कि ना। तो ये हो जाएगा। जब ये होगा मैं क्या यूज करूंगा ना, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, तो R1 इक्वल्स टू हो जाएगा A, तो मैं इक्वेशन 1 में यूज कर लूंगा ये वैल्यू, तो साइन I बाई साइन A इक्वल्स टू म्यू, ये मेरा पहला इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे, एंड ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, एंड डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, I माइनस A, खत्म। E तो 0 है कि ना, I माइनस A, ठीक है ना भाई ना, कुछ प्रॉब्लम है बताइए, ठीक है ना भाई। जैसे पिछला एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन 3 जो था, एप्लीकेशन 4 वही है, बस फर्क है यहां पे मिरर कर दिया गया, वहां पे इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर होके बाहर निकलता था, यहां पे परपेंडिकुलर होके स्ट्राइक करके फिर उसी पाथ में रिट्रेस करा, सेम पाथ में। अगर सेम पाथ में नहीं होगा तो ये आप यूज नहीं कर सकते। तो देखिए ये मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का ही। देखो सॉरी, इफ वन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, म्यू दिया है √2, is silvered, the incident ray retraces its initial path, देखो दिया है the incident ray retraces its initial path, रिट्रेस करेगा इनिशियल पाथ में, जैसे गया था उसी पाथ में रिट्रेस करेगा। कब करेगा, जब वो परपेंडिकुलर होकर स्ट्राइक करेगा, समझ रहे हो, ऐसे दिया है। तो A B C, जिस पाथ में गया, जिस थाली में खाना खाया, वहां पे छेद है। देखो मैं क्या बोलते हैं यार, मुझे उतना वो कहावत अच्छे से याद नहीं है, बोल दिया जो आया, ठीक है, अगर गलत बोला तो माफ कर देना यार। देखो तो ये मेरा I होगा, ये मेरा R1 होगा, हाँ कि ना। देखो R2 0, हाँ कि ना, जो पाथ में गया उसी इनिशियल पाथ में आएगा। तो यहां पे म्यू दिया कितना, √2, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया 30, तो इस केस में R2 हमारा क्या होगा, हमें पता है 0 होगा, ये क्या होगा 0 होगा, तो साइन, हाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, साइन I बाई साइन R1, साइन I बाई साइन R1 इक्वल्स टू क्या, म्यू, R1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, तो R1 इक्वल्स टू क्या होगा A, हाँ कि ना, क्योंकि R2 0 यहां पे डाल दो, तो साइन I बाई साइन A इक्वल्स टू म्यू। क्या पूछा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आ जाएगा, I पूछा है, A दिया है, म्यू दिया है, हाँ किनारे आ जाएगा। क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन I बाई साइन A कितना है, देखो A कितना है 30 इक्वल्स टू √2 म्यू, हाँ कि ना। तो ये सॉल्व कर लो, तो साइन I इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 30, तो ये √2 इंटू 1/2, ये √2 दिया है भाई, तो काटोगे तो 1/√2 आ जाएगा, तो साइन I इक्वल्स टू 1/√2, तो I अबे यार √2 दिया है, मैं √3 के पीछे क्यों पड़ा हूं पता नहीं। ओके देखो, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा 45 डिग्री, आंसर, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जो पूछा होगा आपका आएगा, एंड इसी सभी से ही क्वेश्चन आएगा यार। तुम ये सब अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो भाई, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्रिज्म का तुम्हारा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट जल्दी से करेंगे, और दो एप्लीकेशन है हमारे पास, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। देखो क्या दिया है हमें एप्लीकेशन में, when the emergent ray grazes on the surface of the prism after refraction through the prism। देखो मिनिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन में क्या किए थे हम लोग, मैक्सिमम डेविएशन में इंसिडेंट रे ग्रेज कर रहा था AB सरफेस में, यहां पे क्या बोला है, द इमर्जेंट रे ग्रेजेस ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। मतलब कुछ ऐसा है, मेरे पास प्रिज्म कुछ ऐसा है,
प्रिज्म कुछ ऐसा है, लेट ये ए बी सी है, दिस इज माई इंसिडेंट रे, पी ये मेरा क्यू, एस ये मेरा नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल N1, दिस इज नॉर्मल N2। ध्यान से देखो, इमर्जेंट रे ग्रेजेस ऑन द सरफेस, ग्रेज मतलब उसके ऊपर चले जाना, ठीक है ना। तो द इमर्जेंट रे ग्रेजेस ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, सो दिस इज इमर्जेंट रे ST। अब बताइए, दिस N2 इज परपेंडिकुलर टू AC, हाँ कि ना। अब AC में ही ST है, तो ये एंगल कितना है, हाँ कि ना, बताइए, समझ आ रहा है, हाँ कि ना, बोलो, समझ रहे हो भाई। दिस इज I R1 R2 E, ठीक है ना। अब देखो, ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म है जैसा था, ठीक है, एंड मेरा डेविएशन एंगल आ जाएगा, मैं वो उतना सारा नहीं करूंगा यहां पे। चलिए, तो जब ये ग्रेज करेगा प्रिज्म का सरफेस में, एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है ना। अब यूज करेंगे सारा चीजें, फॉर्मूला वगैरह यूज करेंगे। देखो, हम लोगों ने बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, क्या बोला, देखो ये मेरा रेयर मीडियम है कि ना, μ1 μ2 इक्वल्स टू म्यू लिया हम लोगों ने, ये 1 लिया। जब मैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आऊंगा, डेंसर से रेयर आऊंगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल, देखो मैं जब डेंसर से रेयर जाऊंगा, बाहर वाला एंगल अगर मेरा परपेंडिकुलर होगा, देन मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, याद होगा आपको। द क्रिटिकल एंगल क्या है, the angle of incidence for which the refracting angle is 90 degree, but कब, when the light ray moves from denser to rarer medium, कहां से कहां, denser से rarer। देखो आप denser से rarer जा रहे हो, and this angle is 90 degree। तो देखो, जब आप AC सरफेस के लिए बात करेंगे, ध्यान से समझो, जब आप AC सरफेस के लिए बात करेंगे, AC सरफेस के लिए R2 क्या है, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आप डेंसर, ये मेरा डेंसर मीडियम है, ध्यान से समझिए, ये मेरा रेयर मीडियम है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 विल बी क्रिटिकल एंगल बिकॉज द एंगल ऑफ इमर्जेंट इज 90 डिग्री। तो आप यहां पे क्या याद रखने, ध्यान से समझो। तो यहां पे जो R2 होगा मेरा, R2 जो होगा वो मेरा क्रिटिकल एंगल होगा, क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। क्यों होगा, बिकॉज द रिफ्रैक्टिंग एंगल, द रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 90, क्रिटिकल एंगल, बिकॉज, क्यों होगा, बिकॉज E इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, साइन R2 बाई साइन E इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। आपको याद होगा कौन सा वाला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो ये मेरा साइन R2, मतलब मैं साइन C ले लिया, इसको मैंने C ले लिया, C इज क्रिटिकल एंगल, यहां पे C क्या है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहां पे साइन C बाई साइन 90 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, बताइए ना, साइन C इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। देखो, पहला इक्वेशन मिला आपको, ठीक है भाई, साइन C इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। देखो, जब आप मैक्सिमम डेविएशन लिए थे, ध्यान से समझिए, जब आप मैक्सिमम डेविएशन लिए थे, आपका R1 क्रिटिकल एंगल हो रहा था, I 90 डिग्री हो रहा था। जब आपका इमर्जेंट रे ग्रेज करेगा AC पे, E 90 होगा, R2 क्रिटिकल एंगल होगा। दीज टू डिफरेंसेस है, समझ रहे हैं आप, दोनों को मर्ज मत कीजिए। मैक्सिमम डेविएशन में यहां पे I 90 होता था, R1 क्रिटिकल एंगल होता था। जब ये वाला यहां पे इमर्जेंट रे जब आपका ग्रेज कर लेगा प्रिज्म का सरफेस में, E आपका 90 हो जाएगा एंड R2 आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा।
ध्यान से देखिए, ठीक है। अब बताइए साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू हो गया। अब ये सरफेस के लिए क्या होगा, साइन आई बाई साइन R1, पहला इक्वेशन डालेंगे, साइन आई बाई साइन R1 इक्वल्स टू म्यू, हाँ कि ना। अब आपको पता है कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या होता है, A। तो R2 तो क्रिटिकल एंगल है ना, तो R1 क्या हो जाएगा, A माइनस सी, हाँ कि ना। यू कैन यूज ओवर हियर, तो साइन आई बाई साइन A माइनस सी इक्वल्स टू म्यू, हाँ कि ना। दिस इज सी या माइनस सी, हाँ ओके ओके, क्लियर है भाई, हाँ कि ना। देखो ये इक्वेशन 2 है। आपको यहां पे पूछेगा क्या, देखो मैक्सिमम डेविएशन एंगल पूछेगा, डेल्टा पूछेगा। डेल्टा कैसे लाएंगे, डेल्टा इक्वल्स टू कैसे लाएंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो, आप टेंशन मत लें। जैसे आपको ये बस ये सिंपल फॉर्मूले याद रख आगे बढ़ने, सॉरी हाँ। तो ये देखो आपको क्या पता था, आई प्लस सी माइनस से, हाँ कि ना। तो आई यहां पे क्या है मेरा, ई मेरा 90 है, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई प्लस 90। अरे यार देखो, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, आई प्लस 90 माइनस ए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इतना याद रख लो, यहां पे याद हो जाएगा। समझे कि नहीं बताइए। ई आपका 90 होगा, जब ई 90 होगा R2 आपका क्रिटिकल एंगल होगा, ये बस याद रखना है आपको। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसका क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आप देखेंगे समझ आया कि नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। A light ray is incident on a prism of prism angle A, prism angle दिया है A, and refractive index mu, refractive index mu, so that the smallest value of the angle of incidence for which the reflected ray does not suffer total internal reflection। ये मेरा refracted ray है कि ना, refracted ray है, this is refracted ray। The refracted ray does not suffer total internal reflection at the second phase, that is just comes out of it, just comes out of it, मतलब बात समझिए, मतलब क्या, just comes out of it, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइट रे है ऐसे गया, यहां पे स्ट्राइक किया, ऐसे नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। ये जस्ट कम्स आउट, मतलब सरफेस को ग्रेज करके जा रहा है। जस्ट कम्स आउट का मतलब ये सरफेस को ग्रेज करके जा रहा है, ऐसी सरफेस के ऊपर चला जा रहा है। जो एप्लीकेशन पढ़े उस आपको ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं हम लोग, जो हम पढ़े उसी से हमारा बनता है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है ना। देखो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है, ए, हाँ कि ना। एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया है हमें, एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया है, ध्यान से देखो भाई। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या बोला है, the emergent ray just comes out of it, that is it grazes on the surface AC, that is it is the emergent ray is on the surface AC, ठीक है। चलिए इसको हमें प्रूफ करना, तो इसको हम देखते रहेंगे। देखो तो मैंने यहां पे लिया, एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेंगे, हमारा आधा चीजें हो जाएगा। तो दिस इज ए बी सी, तो यहां पे मेरा इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, इमर्जेंट रे है, ठीक है। सो दिस इज पी, ये मेरा N1 है,
ये मेरा N2 है, I R1 R2 E इक्वल्स टू 90, है कि ना। देखो मेरे को I निकालना है, ठीक है, दिस I निकालना है। यहां पे ये म्यू दिया है, ये मेरा A दिया है। अब देखो आपको यहां पे, मैं यहां पे अगर लूंगा साइन I बाई साइन R1 इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू। इक्वेशन 1 हमारा आया था, बट हमें यहां पे पता है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A एंड R2 इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या है मेरा 90 डिग्री। हाँ कि ना रे भाई, हाँ कि ना। देखो बात समझो, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है। दिस इज साइन है माइनस कॉस है होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा आप, ये साइन है माइनस कॉस होगा, साइन है इंटू कॉस है नहीं, क्वेश्चन में दिया है साइन है माइनस कॉस है, ठीक है, वहां पे माइनस होगा। देखो तो ये मेरा क्रिटिकल एंगल है, तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पे डालूंगा ये क्या बन जाएगा ना, R1 इक्वल्स टू A माइनस C, एंड हमें ये पता है साइन C इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, हाँ कि ना। देखो ये सभी तो हम अभी किए थे, साइन C इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, हाँ कि ना, जब ये कंडीशन होगा साइन C इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, ठीक है, तो ये सभी तो हम किए थे। देखो अब देखो यहां पे दिस R1 का वैल्यू यहां पे डालिए तो क्या हो जाएगा, देखो साइन I बाई साइन A माइनस C इक्वल्स टू म्यू। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। आपको I चाहिए तो मैंने साइन I इक्वल्स टू क्या किया, म्यू इंटू साइन A माइनस C किया। साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या है, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। डालिए यहां पे साइन A माइनस B का फॉर्मूला डालिए, साइन A माइनस B, जिसका मैथ नहीं होगा, कोई कोई बच्चे मैथ नहीं लेते जो कि नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए मैं बस लिख देता हूं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो मैंने ये फॉर्मूला यहां पे डाला, यहां पे A जो है मेरा A है एंड B जो है मेरा C है, ठीक है। सॉरी यार, तो यहां पे डालने से क्या हो जाएगा ना, साइन I इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन A कॉस C माइनस कॉस A साइन C, ठीक है। देखो साइन C मतलब 1 बाई म्यू, ठीक है, 1 बाई म्यू डालेंगे यहां पे। कॉस C मतलब क्या है, और एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर C प्लस साइन स्क्वायर C इक्वल्स टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आप 10th में भी पढ़े होंगे, आप 11th में भी यूज किए होंगे मैथ में, ठीक है। मैथ अगर आप मैथ है तो बहुत सही है, जिसका नहीं है कुछ कुछ भूल जाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर C 1 माइनस साइन स्क्वायर C इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर C लिख सकता हूं। तो कॉस C क्या हो जाएगा, कॉस C इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर C का रूट ओवर। तो मैं यहाँ पे cos C का वैल्यू डाल दूंगा। मैं ये क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे साइन C का वैल्यू पता है, तो मैं cos C का वैल्यू ला सकता हूं, बिकॉज मेरे को साइन C का वैल्यू 1 बाई म्यू पता है। हमेशा हमें आंसर वो सभी वेरिएबल में लाना चाहिए जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में मुझे सिर्फ ये दो दिया है, ए एंड म्यू। देखो मेरा क्वेश्चन में भी देखो म्यू है, ए है और कुछ है ही नहीं। तो मैं अभी क्वेश्चन में बोलूंगा, मैं ये साइन C रख लूंगा, रखने से होगा कि क्वेश्चन में मेरे को साइन C मैं कंसीडर किया हूं, C इज द क्रिटिकल एंगल मैंने लिया हुआ है, तो मैं जो वेरिएबल लूंगा मेरा वो क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, समझ, मेरा वो आंसर में नहीं आना चाहिए, मेरे को आंसर ए एंड म्यू में आना चाहिए। तो मैं ये C को हटाऊंगा, C को हटा के इसमें रिप्लेस करूंगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन I इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन ए रखा चाहिए मेरे को, कॉस C मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर C, 1 माइनस साइन स्क्वायर C का रूट ओवर माइनस कॉस A साइन C मतलब 1 बाई म्यू। देखो
अब यहां पे साइन सी मतलब 1/μ यू यहां पे भी डालेंगे, तो साइन आई क्या हो जाएगा मेरा म्यू इंटू साइन ए, था कि ना। तो दिस इज साइन ए रख लिया मैंने, 1 माइनस 1/μ स्क्वायर का रूट ओवर साइन स्क्वायर सी, साइन सी मतलब 1/μ, साइन स्क्वायर सी मतलब 1/μ स्क्वायर माइनस कॉस ए 1/μ सी। मैं इसको एलसीएम निकाल लेता हूं, तो साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन ए म्यू स्क्वायर माइनस 1/μ होगा, रूट ओवर है तो म्यू स्क्वायर का रूट ओवर म्यू होगा, माइनस कॉस ए 1/μ। देखो 1/μ बाहर कॉमन ले लेते हैं, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू, म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, इसको बस इसको इधर ले आया, इसको इधर ले लिया, बस एक्सचेंज किया प्लेस, इंटू साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, 1/μ ये कॉमन जाके यहां पे बैठ चुका है। तो यहां पे देखिए क्या हो गया मेरा, अभी देखो म्यू म्यू कट गया, हाँ कि ना, म्यू म्यू कट गया, सही है ना, क्या आया देखो, सही है सब कुछ, हाँ सही है, ठीक है, म्यू म्यू कट गया, तो क्या बचा, साइन आई इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 का पावर हाफ साइन ए माइनस कॉस ए, दिस इज, ये आई क्या हो जाएगा ना, आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, है कि ना, साइन इनवर्स म्यू स्क्वायर माइनस 1 का पावर हाफ साइन ए माइनस कॉस ए, दिस इज द फॉर्मूला जो हमें पूछा था, वो आ गया। देखो साइन इनवर्स म्यू स्क्वायर माइनस 1 का पावर हाफ साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, देखो साइन इनवर्स म्यू स्क्वायर माइनस 1 का पावर हाफ साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, समझ रहे हो भाई, देखो कितना, आपको कुछ इधर उधर नहीं करना है, आपको जो बोला गया आप उसी को फॉलो करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इधर उधर का करेंगे पागल बनेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इधर उधर का नहीं करना है आपको, ठीक है ना। लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे, लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है ना। देखो ओके, देखो लास्ट एप्लीकेशन भी पिछले एप्लीकेशन की तरह ही है। व्हेन द लाइट रे गेट्स टोटल, ये TIR का मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, व्हेन द लाइट रे गेट्स TIR, ठीक है। मतलब कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, लाइट रे से एंटर किया, समझे, ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, तब क्या होगा, ध्यान से देखिए, तब अभी क्या होगा, अब क्या होने वाला है, ठीक है। देखो अगर मेरा कुछ ऐसे आएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अगर मेरा बात समझिएगा, अगर मेरा लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, देखो भाई यहां पे मेरा नॉर्मल होगा N1, यहां पे मेरा नॉर्मल होगा N2। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको क्या बोला गया, द क्रिटिकल एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन, है कि ना, मतलब सॉरी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है कि ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हमने प्रीवियस केस में क्या किया था, R2 इक्वल्स टू C ले लिया था, कब, जब ये लाइट रे ऐसे ग्रेज कर रहा था। मैं इसका अलग से डायग्राम बना लेता हूं अच्छे से, ठीक है।
तो मिटाते हैं, अच्छा सा एक डायग्राम करते हैं। देखो सो लेट मेरे पास प्रिज्म है, लास्ट एप्लीकेशन की तरह ही है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है, ठीक है। लेट ऐसा है, ठीक है, लेट ऐसा आया, लेट दिस इज P Q S T, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल N1, दिस इज नॉर्मल N2। तो ये मेरा R2 है, ये मेरा R1, ये मेरा I, ये मेरा इमर्जेंट एंगल होगा जो कि 90 से ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसको हम सोचेंगे ही नहीं, छोड़ दो। यहां पे क्या होगा, देखो R2 इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होने से ये जो ST है AC के ऊपर जाता था। जैसे आप ये वाला रिफ्रैक्शन में करते थे, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, तो लाइट रे आप क्या करते थे, जब आपका डेंसर से रेयर आता था, ठीक है, डेंसर से रेयर आता था, ये क्रिटिकल एंगल लेते थे, ये 90 डिग्री हो जाता था। बट इससे अगर ज्यादा एंगल आप इंसिडेंस लेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था। याद करिए, डेंसर टू रेयर, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तो आपका क्या होता था, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था। वैसा ही है, जब R2 इक्वल्स टू C होता था तब ST जो है ग्रेज कर रहा था ऑन AC सरफेस। बट अभी क्या है, R2 ग्रेटर देन C होना पड़ेगा। R2 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन C होना पड़ेगा। अगर R2 ग्रेटर देन C होगा then only, if then only total internal reflection is possible। हाँ कि नहीं, R2 को अगर C से ज्यादा होगा R2 देन आपका यहां पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा रे भाई, समझ रहे हो, हाँ कि ना। अब जब ये होगा, देखो आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A पता है कि ना, R1 प्लस R2 इक्वल टू A पता है, आपको पता है R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो अगर R2 ग्रेटर देन C हो गया तो ऑब्वियसली R1 प्लस R2 जो मिलके भी ग्रेटर देन C होगा, दैट इज A, दैट इंप्लाई A ग्रेटर देन C होगा और इक्वल टू C होगा, ग्रेटर और इक्वल टू C होगा। हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो। जब आपका R2 ग्रेटर इक्वल टू C होगा, ऑब्वियसली R1 प्लस R2 A है ना, तो A जो है ग्रेटर और इक्वल टू C होने का चांसेस है। अब देखो साइन C मतलब क्या है, साइन C मतलब 1/μ, हम पढ़े थे ये, है कि ना, साइन C मतलब 1/μ जब आपका क्रिटिकल एंगल होता है। मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, साइन A ग्रेटर और इक्वल टू साइन C, बोथ साइड साइन साइन कर दिया। मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन A ग्रेटर और इक्वल टू 1/μ, हाँ कि ना रे। और मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 1/μ इज लेस और इक्वल टू साइन है। अरे भाई यहां पे ये ग्रेटर था, मैं उसको इधर ले लिया, ये इधर आ गया, तो ये लेस है कि नहीं रे। अब देखो ये वाला आपको याद रखना है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम देखो लेस देन और इक्वल टू दिस, लेस देन और इक्वल टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम कितना होगा ना, इक्वल टू 1/sin A। ये मिनिमम होगा, दिस इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिक्वायर्ड टू गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए ये जो म्यू है, म्यू मिनिमम कितना होना पड़ेगा, 1/sin A होना पड़ेगा, 1/sin A होना पड़ेगा, समझ रहे हो। आगे ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ
तो यहां पे क्या हो रहा है कि R2 को ग्रेटर देन होना पड़ेगा C से। तो अगर R2 ग्रेटर होगा तो A भी आपका ग्रेटर होगा, हाँ कि ना। तो उस हिसाब से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। A ray of light incident on one of the faces of a right angle isosceles prism. Right angle isosceles, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, A B C। तो यहां पे I जो है मेरा कितना है, I जो है 90 डिग्री है, R1 भी 90 डिग्री है यहां पे, है कि ना। ओके, सो क्या दिया है देखो, a ray of light incident on one of the faces of a right angle isosceles prism is found to be totally reflected as in given figure. What is the minimum value of refractive index of the material of the prism? What is the minimum value? mu minimum क्या था, अभी तो निकाला। mu minimum क्या था, इक्वल टू 1 by sin A, हाँ किनारे। तो mu minimum क्या था बोलो, इक्वल टू 1 by sin 45, हाँ किनारे साइन। अभी तो किए बस जस्ट थोड़ी देर पहले। तो 1 by √2 तो इक्वल्स टू √2। तो म्यू मिनिमम कितना है रे मेरा, √2, हाँ किनारे। अभी तो किए थे, देखो म्यू मिनिमम कितना था, 1 by साइन है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, आइसोसेलेस बोला है ना, तो ये 45 भी 90 है ना। नहीं समझ रहे हो, क्लियर रे भाई ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, क्लियर है ना, प्रॉब्लम हो रहा है बताइए, क्लियर है ना, प्रॉब्लम हो रहा है बताइए जल्दी से। ठीक है रे भाई, आगे ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्या है, ठीक है ना। चलिए फिर क्या बोला है, व्हेन द प्रिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खत्म, हाँ यहां तक खत्म। व्हेन द प्रिज्म इज इमर्ज्ड इन वाटर, ट्रेस द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे फॉर द सेम इंसिडेंट रे। ये सेम इंसिडेंट रे के लिए आपको क्या करने हैं, रे डायग्राम बनाने। ट्रेस द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ट्रेस द पाथ, सॉरी इमर्जेंट रे, ठीक है, फॉर द सेम इंसिडेंट रे इंडिकेटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। चलिए अब देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, √2। अब इसको आप पानी में डालोगे तो उसके सराउंडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, हाँ कि ना। अब बताओ 4/3 का वैल्यू कितना होता है रे, 4/3, ये तो 1.41 होता है, हाँ कि ना। ये 4/3 मतलब 1.3, सॉरी कम है, हाँ कि ना, 1.33 हो रहा है कि ना, 1.33 हो रहा है तो कम है, हाँ कि ना। तो अब देखिए क्या होगा आपका, ये आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा, बाहर का 1.33 है, हाँ कि ना। तो देखो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट निकाल दीजिए, आप एंगल ऑफ इमर्जेंट निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखो क्या होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया रे भाई, ओके। देखो देखो आपके पास प्रिज्म है, हाँ ना, A B C। आपने क्या किया, सेम लिया, बोला है आपको सेम बोलिए। यहां पे आपने क्या किया, आपको एग्जैक्टली पता नहीं है क्यों किधर जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपने क्या करा, ये N2 है, सो लेट दिस इज मेरा R2, दिस इज मेरा E, मैं E का वैल्यू निकाल लूंगा। ये मेरा म्यू कितना दिया है, √2, ये मेरा म्यू कितना दिया है, ये मेरा म्यू 2 है, ये मेरा म्यू 1 कितना दिया है, 4/3।
तो मैंने क्या करा, साइन सेकेंड इक्वेशन साइन R2 बाई साइन E इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 बाई μ2, तो μ1 बाई μ2 R2E μ1 μ2। तो अब बताइए साइन R2 कितना है, ये R2 कितना होगा, ध्यान से देखो, ये मेरा R2 कितना है वो मेरे को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो देखो यहां पे देखो, R2 कितना था, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, हाँ कि ना, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो R2 इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कितना था, साइन C इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, याद करिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पे, अबे यार, ओके ये वाला क्वेश्चन था, ठीक। जल्दी जल्दी देखिए, सॉरी यार सॉरी, देखो तो यहां पे ये मेरा कितना था, ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, है कि ना। तो साइन R2 ग्रेटर इक्वल टू 1 बाई म्यू था, म्यू कितना है √2, तो ये 1 बाई √2, तो ये 45 ना, साइन R2 कितना हो गया 1 बाई √2, तो दिस इज 1 बाई √2 डिवाइडेड बाय साइन E, मेरे को E का वैल्यू चाहिए, μ1 कितना है 4 बाई 3, μ2 कितना है √2, है कि ना। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, अरे यार देखो, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई √2 बाई साइन E, मेरे को साइन E चाहिए, मैं उधर ले लूंगा, ठीक है, साइन E इक्वल्स टू ये 4 बाई 3, इधर मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये साइन E मैंने उधर ले लिया, तो ये 1 बाई √2 था इधर, ये √2 आके इधर डिवाइड हो गया, ये 4 बाई 3 है, तो इधर आ जाएगा 3 बाई 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये √2 कटेगा, तो E इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 बाई 4, साइन इनवर्स 3 बाई 4 मतलब साइन 1 होता है 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री होगा नहीं, लेस देन 90 होगा, तो जाहिर सा बात है यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 3 बाई 4, 3 बाई 4 मतलब कितना हो रहा है रे, 3 बाई 4 मतलब 49 डिग्री, ऐसा था हम लोग लिए थे मैं भी एक पहला क्वेश्चन में, ठीक है, 49 डिग्री कुछ आएगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चंस मिलेगा, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस में, और एक वीडियो बनाऊंगा इसका, न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज का क्लास इतना ही, आप अच्छे से पढ़िएगा, एंड होप आपको ये समझ आया सारा चीजें, एंड सारा एप्लीकेशंस आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, कौन सा एप्लीकेशन आपका नहीं बना होगा तो मैं ये सभी का, ठीक है, कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ है, कुछ जेई का क्वेश्चन है, कुछ नीट का क्वेश्चन है, सब मिला के एक मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, होप आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।